अच्छे से इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम जीतेंगे। हमने कई अपनों को खोया है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। चुनाव आयोग पहुंचे चिराग पासवान। आयोग के सामने रखी अपनी बात। पार्टी के संवैधानिक नियमों के खिलाफ चुने गए अध्यक्ष। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा वो बोलते हैं झूठ। बाबा रामदेव के विरोध में उतरा आईएमए। 4 घंटे तक ओपीडी बाधित कर कई जिलों में किया गया प्रदर्शन। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव दिल्ली तलब। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म। झारखंड कांग्रेस में फेरबदल की संभावना। बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने की खुदकुशी की कोशिश। पत्नी के हक ने कहा अवसाद में थे कांता, अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। दिल्ली में चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। वो चुनाव आयोग पहुंचे और इसके बाद आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के संवैधानिक नियमों के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। आज कमीशन के सामने अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है। उनकी जानकारी में जो बातें ऑलरेडी थी उसको हम लोगों ने पुनः उनके संज्ञान में दिया है कि 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया था। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। दरअसल पूरा मामला जिस तरीके से एलजेपी में लगातार विरोध होते रहे, एलजेपी में लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी रही और उसके बाद 5 सांसदों ने मिलकर अपना एक अलग गुट बनाया और उसके बाद पशुपति कुमार जो पारस थे उनको जिस तरीके से हैं। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हिमांशु जी हैं। सर, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। जिस तरीके से चुनाव आयोग पहुंचे हैं चिराग पासवान, यहां से क्या कुछ हो सकता है सर? जी बिल्कुल, चिराग पासवान एक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक दल जो उनके पिताजी श्री रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचकर बनाई थी और उस दल के निर्वाचित मुखिया चिराग पासवान जी थे। जब इनका निर्वाचन हुआ तो न पशुपति, न पारस, न अन्य किसी भी शुद्ध सांसद या विधायक को कोई आपत्ति थी। और अगर इनको कभी कोई आपत्ति थी तो इन्होंने कभी पार्टी के पटल पर रखने की कोशिश नहीं की, बशर्ते इन्होंने तख्ता पलट की तरह एक चालबाजी की है जो साफ साफ दर्शाता है कि जो कुछ भी हो रहा था वो पर्दे के पीछे हो रहा था। और मेरा मानना है कि चुनाव आयोग जो कि इस देश की प्रतिनिधि संस्था है जिसका काम है कि चुनाव या राजनीतिक पार्टियां निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें जी, उनके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है। क्या इसमें कहीं कोई पैसे की साजिश या किसी को कोई पार्टी प्रलोभन देने की बात तो नहीं है। तो मेरा मानना है कि चिराग पासवान जी की आपत्ति को दर्ज करके उसके ऊपर चुनाव आयोग को चाहिए कि उचित कार्रवाई करें, क्योंकि इस कहानी में, इस पूरे मसौदे में जितनी बातें सामने आई है मुझे लगता है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा बातें अभी पर्दे के भीतर है। और किसी एक संवैधानिक पद प्रतिष्ठा वाले संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि एक राजनीतिक दल जिसके चुने हुए नुमाइंदे आपके संसद में आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस दल की व्यवस्था का सच सबके सामने आना चाहिए। खास करके जब वो दल एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। रामविलास जी एक जाति विशेष के नेता थे और उन्होंने उस जाति विशेष के लिए बहुत कुछ महानतम किया है।
अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर ये चाहेंगे, किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे चिराग पासवान, क्योंकि आप कानूनविद हैं, और इस तरीके से क्या यहाँ से संभावनाएं क्या हैं? मेरा मानना है कि देखिए, हमको भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल जब बनता है, जब किसी राजनीतिक पार्टी का गठन होता है, तो उसका एक आंतरिक संविधान होता है जी। और उस आंतरिक संविधान के दायरे से निकलकर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो पार्टी अध्यक्ष, जो भी मौजूदा पार्टी अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस संविधान के दायरे में जो उचित कार्रवाई संभव है वो करें। अगर वो करने में असमर्थ हैं तो जो उचित संस्थान है, जैसे कि चुनाव आयोग हुआ जी, या फिर न्यायपालिका होगी, उसके सम्मुख ये प्रश्न रखें कि जिस संविधान का, पार्टी की जिस दलगत संविधान का उन्होंने आज तक हवाला दिया है, उस दलगत संविधान को आज क्यों झुठला रहे हैं या नकार रहे हैं। ये लड़ाई बिल्कुल चिराग पासवान जी जो लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल न्यायोचित है और उनको करनी चाहिए। बिल्कुल, तो करना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर चिराग पासवान का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी लोजपा कार्यकर्ता संजीव श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे हैं। चिराग पासवान इस बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट में खुद ही सुन लीजिए। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। जी मैं माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे सर आपसे। हाँ दीजिए। क्या हाल चाल संजीव, कैसे? आप प्रणाम भैया। प्रणाम, सब ठीक ठाक? हाँ भैया, तबीयत कैसा है? बस ठीक है यार, ठीक है। इसी बीच में ऐसे लोग सवाल भी किए। ना ऐसा टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। हाँ सब बहुत बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। सही बात है। आप बढ़िया हुआ। अब संजीव लगे रहे ना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ के टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए, समझे ना। यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे तो मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार, तो 2 दिन बताएंगे। हाँ 2 दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। नहीं कि बिहार के जितना अम्बेडकर हॉस्टल है ना, हम लोग के सर्किल के जितना छात्र का है, सबको सूचना कर दिया जाए, एयरपोर्ट से करजाले तक मतलब खाली हुजूमे रहे। नहीं पहले ही हम उसका भी बताएंगे, है ना। बाकी बस रोज देखना कि इसी तरीके से प्रदर्शन वगैरह, भीड़ भाड़, ऑफिस में सब हाँ करके रखना। किसी चीज की कुछ भी जरूरत होगी इसमें बीच में ना इसके लिए कर ही देते, इसके लिए छोड़िए अभी आप वहाँ खाली टेक्निकल सब चीज देखिए। नहीं ठीक, यहाँ हम लोग हैं। ठीक है संजीव, है ना। ठीक भैया, बाकी ठीक है ना घर पे सब? हाँ सब ठीक है भैया, आप ठीक रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और टेक्निकली चीज आप पहले हैंडल कीजिए। हाँ नहीं ठीक है संजीव। जाहिर है चिराग पासवान पटना पहुंचने से पहले ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर लेना चाहते हैं ताकि उनकी बिहार में एंट्री की हर तस्वीर वैसी ही हो जैसा वो चाहते हैं। चाचा को मात देने के लिए चिराग कई मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल लड़ाई तभी शुरू होगी जब चिराग पटना पहुंचेंगे और चाचा पशुपति कुमार पारस से आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे।
और बिहार में कोरोना जांच से लेकर कोरोना वैक्सीन तक के आंकड़ों में गड़बड़ी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जोरदार हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में कोरोना जांच, दवा खरीद, एम्बुलेंस, टीकाकरण और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा होता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पूछा है कि कोरोना महामारी के दौर में मुख्यमंत्री का आंकड़ा अलग, स्वास्थ्य मंत्री का अलग और स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा अलग कैसे हो सकता है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव झूठे आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव को सबसे पहले टीका लेना चाहिए। अभी तक टीका लिए नहीं और टीका के बारे में जो भ्रम पैदा किए हैं पूरे बिहार के अंदर, अब तो उनके संबंधी और पड़ोसी राज्य के जो है सो उनके हमराही अखिलेश यादव कह दिए कि टीका ले लेना चाहिए। अब इनको टीका ले लेना चाहिए और टीका लेते हुए सोशल मीडिया पर फोटो डालें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बिहार के अंदर कल जितना टीका लोगों को पड़ा है, देश आज उसका अनुकरण कर रहा है। जो टीकाकरण का जो अभियान था, वो अभियान पूर्ण रूप से सफल हुआ है। पटना सिटी में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी के गायघाट स्थित डंका इमली गोलंबर के पास राष्ट्रपति के नाम पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान चलाया, जहां सैकड़ों लोगों ने पप्पू यादव की सजा माफ कर उन्हें जेल से रिहा करने के लिए राष्ट्रपति के नाम संदेश लिखा है। राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना पत्र इस गायघाट में हम लोग भरवा रहे हैं कि जो पिछले दिनों बिहार सरकार के द्वारा एक फर्जी मुकदमे में पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर दिया गया। उनका दोष क्या था? तो एनएमसीएच, पीएमसीएच में गरीब मरीजों का सेवा कर रहे थे। ये कोरोना काल में कोई अपने घर वाले, अपने परिवार को नहीं देख रहे थे, मगर पप्पू यादव कोरोना वार्ड में जा के लोगों को मदद कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, दवा पहुंचा रहे थे। और एक कथाकथित बीजेपी के नेता, वर्तमान में वो सांसद हैं, वो अपने घर में 51 एम्बुलेंस छुपा के रखे हुए थे, वो उजागर किए थे। इसी दोष में उनको एक 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करके गलत तरीके से ले जाके 1.5 महीनों से सलाखों के पीछे रखी हुई है। इधर बाबा रामदेव के एलोपैथ को लेकर दिए गए बयान पर बिहार के कई जिलों में चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को 4 घंटे तक ओपीडी सेवा बंद रखी गई। तो अरेस्ट होना है, पूरे देश में उन पर कार्रवाई हो रही है, FIR हो रहा है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बोला कि स्टूपिड साइंस। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन थेरेपी से लोग की जान जा रही है। उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन से कोई फायदा नहीं है। और अपने धनवंतरी बन करके अंडरपैन गंजी जंगिया बेच रहे हैं और आज कोरोना दवा बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कहा है कि एपिडेमिक एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार करना चाहिए, डिजास्टर एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। पूरे बिहार के लिए कॉल हुआ था, उसमें हम लोग बिहार सूर्य ग्रांट में शामिल हैं। उसके तहत हम लोग 8:30 से 12:30 बजे तक क्लिनिक बंद है। हम लोग का मेन डिमांड है डॉक्टर पर बढ़ते हुए मारपीट की जो घटनाएं हैं उसको रोका जाए, चाहे जैसे भी हो। इसके लिए बिल भी लाना पड़े जो कि लंबित है, उसको लाया जाए। ये दूसरी बात है, सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने घोषणा की थी डॉक्टरों या चिकित्सा कर्मी जो भी इसमें डेथ होगा उसके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस का प्लान था। आज ये जो हड़ताल हुआ है सुबह 8:30 बजे 12:30 बजे तक पूरे भारत वर्ष में है। ये IMA के आह्वान पर हुआ है, नेशनल IMA के आह्वान पर। इसका जो मुख्य हम लोगों का जो मांग है, मुद्दा है हड़ताल करने का, हमारे चिकित्सकों पर लगातार शारीरिक हमले हो रहे हैं, हिंसात्मक हमले हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत सारे पेशेंट ने अपनी जान गंवाई है, मरीजों ने जान गंवाई है। किसी की अगर जान चली जाती है इलाज के दौरान, तो इसमें डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है जो कि उसकी किसी की जान चली गई, लेकिन फिर भी डॉक्टरों को गलत मान करके उस पर हिंसा हो रहा है। बहुत जगह का केस आया है कि डॉक्टरों पर से मारपीट किया गया है, लहूलुहान कर दिया गया है। ऐसे अगर ऐसी व्यवस्था रही तो डॉक्टर लोग इलाज करने से भागेंगे। वहीं राजद के नेता श्याम रजक ने योग गुरु रामदेव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव अब लाल रामदेव हो गए हैं और उनके बयानों के कारण उन पर
कई बार कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और उन्हें फटकार लगाई है, लेकिन बीजेपी का साथ होने के कारण वे विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने स्वामी रामदेव को आईएमए पर किए गए बयान पर फटकार लगाई थी, जिसे लेकर श्याम रजक ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा। बाबा रामदेव जी नहीं है, वो लाला रामदेव है। और आपको जानकारी होगा कि उन्होंने कई बार इस तरह के भ्रम फैलाने का काम किया, जिसका उनको न्यायालय में लोगों ने जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा किए हैं। इसके पहले भी वो दलितों के बारे में उनकी जो दृष्टि रही उस पर भी उनको मुकदमा हुआ था। बाद में सरकार और कई लोगों के सहयोग से उनका केस वापस हुआ। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। आयुर्वेद तो हमारी भारत की संस्कृति रही, हमारे भारत का एक ही किया हुआ, लेकिन उस आयुर्वेद को व्यवसाय ढंग से और उसमें कई तरह की चीज़ें करके उसको बदनाम करने का काम बाबा रामदेव जी के द्वारा हुआ है। पटना ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक बाइक की सौगात मिली है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक को रवाना किया। आपको बता दें कि नई बाइक के रंग अलग हैं और इस बाइक में पुलिस का सायरन भी लगा हुआ है। तो आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से जो पटना पुलिस है इनको एक नई सौगात मिली है, नई बाइक दी गई है और इस यूनिट को हरी झंडी दिखाकर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने रवाना किया। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के हवाले ये बाइक की गई है और इनसे ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के लिए काम किया जाएगा। तो चूंकि दिखते ही पता चल जाता है कि पुलिस की गाड़ी है। मोटरसाइकिल्स में थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है, पता चलने में कठिनाई होती है। हमारी बहुत सारे सिपाही रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट ड्यूटी कर रहे हैं, प्राइवेट कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं। इस गाड़ी के माध्यम से सब लोग स्पष्ट हो जाएगा और चौराहे पर कहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी, मोटरसाइकिल खड़ी होगी, तो लोगों को दिखेगा कि यहाँ आसपास पुलिस है, लोग अप्रोच कर सकते हैं। सर, बॉडी वार्मर कैमरा लगाने का भी आपने प्रस्ताव पुलिसकर्मियों को? हाँ, ये हमने एक बार डिस्कस किए हैं। पटना में पुलिस का पब्लिक से बहुत ज़्यादा इंटरफेस रहता है, ट्रैफिक के माध्यम से भी, और पुलिस पेट्रोलिंग करती है और जाँच में भी जाती है। इधर नवादा में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोर किसी न किसी घर को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने बंद घर से नगद समेत लाखों की संपत्ति चोरी की है। घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर लगभग 6.5 लाख रुपए संपत्ति जो है 6.5 लाख की उसकी चोरी की गई है। चोरी हुआ है रात में। ये लोग कोई शादी समारोह में गए हुए थे बाहर, घर में घर का कोई सदस्य नहीं था। उसी में चोर सीढ़ी के रास्ते इनके रूम में गया है। दो रूम का ताला तोड़ करके, गोदरेज तोड़ करके उसमें से ऑर्नामेंट्स, नगद और कुछ बर्तन, कपड़ा चुरा के ले गया। रोहतास में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके एटीएम से अवैध निकासी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 1,06,000 की अवैध निकासी की गई। मामले में मृतक की पत्नी ने दरिहट थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक बहुत ही दुखद मामला सामने आया था, जिसमें एक परिवार जिसमें कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब उसका दाह संस्कार कराने के लिए ले जाते हैं तो उनका एटीएम वगैरह निकाल करके फिर उनके जो अकाउंट से फर्जी तरीके से निकासी की गई थी। इस संबंध में दरिहट थाना कांड संख्या जो मृतक की पत्नी है उनके बयान पर दरिहट थाना कांड संख्या 86/21 दर्ज किया गया था। इस मामले में जो एक अभियुक्त है विशाल डोम, जो कि मोहन विहार थाना डेहरी के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। बिहार में शराबबंदी है, कानून लागू भी है, लेकिन भागलपुर में शराब तस्करी कम नहीं हो रही है और धड़ल्ले से चल रही है। प्रशासन इस पर लगाम भी लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी शराब तस्करों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि ये लोग शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें कि मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के साथ गश्ती कर रहे पुलिस बल ने एक बाइक सवार को 44 बोतल देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इधर पटना सिटी के दीदारगंज के एसएचओ राजेश कुमार को बालू माफियाओं से रुपए लेने के कारण निगरानी विभाग ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि एसएचओ के साथ 2
सिपाहियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त स्थान पर बालू माफियाओं से ये रुपए लेते थे और इस पर जैसे ही सूचना मिली निगरानी विभाग को, उसने बड़ी कार्रवाई की। इधर रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिले के नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर कोविड-19 के रोकथाम तथा टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें कि यहां भ्रमण करने के दौरान डीएम ने लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी किया। डीएम ने नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सा रेफरल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के टीकाकरण स्थान, रजिस्ट्रेशन काउंटर, वैक्सीन स्टोर और इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का भी निरीक्षण लिया और अधिकारियों को और वहां के कर्मचारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। देख रहे थे और कुछ समस्याएं, भ्रांतियां हैं, उसका क्या उपचार होना है, उसी सब का जानकारी लिया गया है। हॉस्पिटल में ओल्ड बिल्डिंग्स में कुछ जो अनयूज है ना, वो सब स्ट्रक्चर को हम लोग हटाएंगे। वैक्सीनेशन की जो है सो कल मेगा इवेंट हुआ था और जिसमें कि हम लोग का सारा 18+ का वैक्सीन यूज हो गया। 45+ का भी वैक्सीन यूज हो रहा है और आज जो खेप आ रहा है वो 45+ का आ रहा है और 18+ का जो अभी बिहार में आया नहीं है, जो आज शाम तक आने की उम्मीद है, तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसी तरह से फिर 18+ का भी वैक्सीन किया जाएगा। मधुबनी जिला वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब एक छत के नीचे ही आप सभी कंपनियों के दोपहिया वाहनों की सर्विसिंग करा सकते हैं और इसके लिए कंपनी की ओर से लोगों को बम्पर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें कि निधि चौक हवाई अड्डा रोड स्थित नंद पुष्पांजलि भवन में स्पीड फोर्स के फ्रेंचाइजी कंपनी, आपको बता दें कि संस्कृति ऑटोमोबाइल का उद्घाटन किया गया। कंपनी का उद्घाटन विधान पार्षद सुमन महासेठ ने किया। इस दौरान विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित निधि चौक के पास संस्कृति ऑटोमोबाइल शुरू होने से जिले के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। नए प्रतिष्ठान का ये उद्घाटन है इस कोरोना काल में, तो आप समझ सकते हैं कि विकास का क्या गति चल रहा है। कि आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको बिना मोटरसाइकिल का नहीं बढ़ा। तो चूँकि भीड़ अधिक रहने के कारण कई ऐसे जो प्रतिष्ठित ब्रांड के लोग हैं वो समय पर सुविधा नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए अगर जो स्पीड फोर्स के लोगों ने प्लानिंग किया कि जो मल्टी ब्रांड है जिनके पास समय का अभाव है और मान लीजिए जहाँ क्यू ज़्यादा है वहाँ हम किसी भी ब्रांड लेकर जाएंगे तो हम वहाँ पर हमको ये सुविधा मिल सकता है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के दिल्ली तलब होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और ये कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार या कांग्रेस खेमे में फेरबदल हो सकती है। वहीं कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की इस मामले पर बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि दूसरों का क्या मूल्यांकन करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बोलना उचित होगा, उनका नहीं। तो आपको बता दें कि झारखंड में राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है और जैसे ही रामेश्वर उरांव को दिल्ली तलब किया गया वैसे ही अब ये आहट हो रही है कि या तो हेमंत सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है या फिर झारखंड में जो कांग्रेस है उसमें फेरबदल हो सकती है। इधर रांची में केंद्र सरकार की लाइट हाउस प्रोजेक्ट हंगामा का भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के बाद बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार को चेताया है और कहा है कि सरकार घमंडी है, अहंकार में लिप्त है। अगर इस तरह से शासन और प्रशासन नशे में चूर रहे तो भाजपा इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। इधर बीजेपी के अनुसूचित जनजाति के मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी और चाईबासा कांड के पीड़ित परिवारों के साथ झारखंड की राज्यपाल से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को राज्य में हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाओं से अवगत कराया। आज हम लोग आए हैं यहाँ रांची राजधानी में गुहार लगाने के लिए। हम लोग को थाना प्रशासन वहाँ का कोई भी
हम लोग का साथ नहीं दिए, हम लोग को न्याय नहीं मिला। बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। इसीलिए हम लोग यहाँ रांची राजधानी में गुहार लगाने के लिए आए हैं सर। हम लोग को जो है आज आपको न्याय चाहिए सर। धनबाद में चिकित्सकों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर देशव्यापी काला दिवस मनाया है और इसके तहत जिले के चिकित्सकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने मांग की है कि विभिन्न नर्सिंग होम अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कानून लाया जाए ताकि वह निर्भीक होकर मरीजों का इलाज कर सके। उन्होंने बताया कि आए दिन चिकित्सकों पर हमले और दुर्व्यवहार की वजह से उन्हें मरीजों के इलाज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा ये जो आज आंदोलन है ये डॉक्टरों के खिलाफ और जो स्टाफ होते हैं मेडिकल स्टाफ उनके अगेंस्ट जो वायलेंस पूरे इंडिया में हो रहा है उसके लिए हमने आज ये आंदोलन रखा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना कि डॉक्टरों के अगेंस्ट वायलेंस ना करें या उनके हॉस्पिटल स्टाफ के अगेंस्ट। और हमारी मेन मांगे इसमें ये है कि जो एक्ट है वायलेंस के लिए जो गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया है, पास नहीं किया है, उसे पास किया जाए। यही हमारी मेन मांग है। उससे क्या होगा कि लोग डॉक्टर या उन स्टाफों के अगेंस्ट वायलेंस से डरेंगे और उससे हमें काम करने में सुविधा मिलेगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्करों के रूप में विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएंगी। इसके लिए आपको बता दें कि 273 करोड़ रुपए की राशि का भी आवंटन किया गया है। इस अभियान के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को निःशुल्क ट्रेनिंग, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, भोजन और आवास सुविधा, काम का प्रशिक्षण के साथ साथ आपको बता दें कि स्टाइपेंड और प्रमाण जिस तरीके से प्रमाणित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया और ये आपको बता दें कि 96.93 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल की बात कर ले तो 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद 87.69 रुपए प्रति लीटर ये पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 108, डीजल 100 रुपए तक के पार बिक रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो राजस्थान में पेट्रोल करीब 14 रुपए महंगा है। वहीं लखनऊ की बात कर ले तो पेट्रोल 94.14 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और पिछले 27 दिनों में पेट्रोल में 6 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और जबकि डीजल की बात कर ले तो यह भी यहां पर लगभग 7 रुपए के करीब महंगा हुआ है। और इसके साथ ही पटना की अगर बात कर ले तो 99 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है और लगभग 93 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर डीजल की बिक्री हो रही है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ।